गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 10th क्लास। हम आज एसएससी का चैप्टर 7 राज्य सरकार में उच्च न्यायालय न्यायपालिका का दायित्व होता है कि कैसे वो न्याय की व्यवस्था करती है और हर राज्य के स्तर पर कौन कौन से न्यायालय होते हैं, इन सब के बारे में न्यायालयों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां, उनकी योग्यताएं, उनके कार्य क्या क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने मुख्यमंत्री, उनकी शक्तियां, मंत्रिपरिषद के कार्य, सबके बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की योग्यता और उनकी नियुक्ति कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, अपने यहाँ पे सरकार कितने अंग थे? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो ये भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसके सर्वोच्च स्तर पर और उच्चतम स्तर पर न्यायालय होते हैं और उच्चतम न्यायालय के पश्चात न्यायपालिका में उच्च न्यायालय का स्थान भी आता है कि सर्वोच्चतम न्यायालय के बाद में उच्च न्यायालय का स्थान आता है। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था उच्च न्यायालय की होती है कि जो राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक संस्था जो होती है उसे उच्च न्यायालय कहते हैं। हमारे अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायालय होगा कि हमारे संविधान में यह निश्चित किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। जैसे कि हम राजस्थान राज्य में हैं तो यहाँ पे एक उच्च न्यायालय होगा, तो यहाँ पे प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय को नियुक्त किया जाएगा एंड 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायालय हो सकता है। भारत में सर्वोत्तम उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में स्थापित किए गए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1862 में उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ स्थापित किए गए थे, तो वो थे कलकत्ता, मद्रास एंड बम्बई। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। जरूरी नहीं है कि हर राज्य में होगा, कहीं कहीं 2-3 राज्यों से मिलकर भी एक न्यायालय, उच्च न्यायालय बनाया जाता है। तो भारत में लगभग 24 उच्च न्यायालय नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है उच्च न्यायालय का गठन कि हमारे अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति एवं ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। पहली बात, न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति और राज्यपाल के अनुसार होती है। दूसरी बात, राष्ट्रपति जिसे चाहे वो उसका पद को बदल सकता है, उसको बदल सकता है। फिर है न्यायाधीशों की नियुक्ति। हमारे अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम और राज्यपाल के परामर्श से ही करता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल के परामर्श से करता है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के और राज्यपाल के परामर्श के अनुसार ही करता है। अब है न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं होती हैं कि वो भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से भी कम 10 वर्ष तक वो न्यायिक पद पर कार्य करता है या उसको 10 वर्ष का अनुभव हो। उच्च न्यायालय का एक ऐसा या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से भी कम 10 वर्ष तक वो अभिवक्ता वकील का या एडवोकेट का कार्य भी कर चुका हो। अब है इनका कार्यकाल के अंतर्गत यहाँ पे कार्यकाल है कि वो 62 वर्ष की आयु तक पद को धारण करेगा, उसके बाद में उसको रिटायर कर दिया जाएगा। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है कि अगर न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को देगा। न्यायाधीशों को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसको हटाया जा सकता है कि वहां पे सदनों के 2/3 सदस्य से और राष्ट्रपति के परामर्श के अनुसार ही उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। अब न्यायाधीशों
न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण करना कि अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। न्यायाधीशों का स्थानांतरण उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना है तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का परामर्श के बाद में करता है। उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला स्तर पर जो न्यायालय होते हैं वो, फिर है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कि अनुच्छेद 221 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद विधि के द्वारा निश्चित किए जाएंगे और न्यायाधीशों को कम से भी कम 90,000 रुपये वेतन और अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रुपये मासिक वेतन के अनुसार नियुक्त किया जाता है। फिर है उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। फर्स्ट है नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया होती है, निश्चित कार्यकाल होता है, संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा भी नहीं की जाती और यहाँ पे कार्यपालिका से इसका पृथक्करण होता है कि ये दोनों सदनों में से किसी भी सदन पर इसका कार्य नहीं होता, ये सिर्फ राष्ट्रपति के अनुसार ही कार्य करता है। फिर है अब उच्च न्यायालय की शक्तियां कि यहाँ पे उसको निम्नलिखित शक्तियां दी गई है। प्रथम है मूल क्षेत्राधिकार कि इसका तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय द्वारा वादों की सुनवाई करना, संसद या राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद करना या राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवादों पर बहस करना या मौलिक अधिकार या वसीयत, विवाह विधि, कंपनी या विवाह विच्छेद आदि सभी के मुकदमों पर उच्च न्यायालय का अधिकार होता है। वो इन सभी विवादों पर अपना जवाब दे सकता है। फिर है याचिका अधिकारिता। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण या परामर्श या प्रतिषेध या उत्पीड़न या प्रक्षा याचिका जारी कर सकता है, जहां सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही याचिका जारी की जा सकती है। फिर है अपीलीय क्षेत्राधिकार कि इसमें सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार जैसे कि इनकम टैक्स का अधिकार, डिजाइन्स, उत्तराधिकार मामलों पे बहस करना या फिर आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार कि यहाँ पे किसी कारावास को दंड दिया गया है या मृत्युदंड दिया गया है या उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में हम यहाँ पे याचिका दायर कर सकते हैं। फिर है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न किया गया है तो वो मुकदमा भी उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर है अभिलेख न्यायालय कि अनुच्छेद 215 में अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसकी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी दी गई है। उच्च न्यायालय के विरुद्ध निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे और यहाँ पे कानून की तरह पे कार्य भी किया जाएगा। फिर है प्रशासन संबंधी अधिकार कि उच्च न्यायालय के प्रशासन संबंधी अधिकार भी दिए गए हैं कि वो किसी भी न्यायालय के अधीन मंगवा सकता है, निर्णय पत्रों के अनुसार मंगवा सकता है या उसकी जांच पड़ताल भी कर सकता है। फिर है न्यायिक पुनरावलोकन कि उच्च न्यायालय में केंद्र और राज्य विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध रूप से बताना भी इसका दायित्व होता है। राज्य में विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के इन सभी नामों से जाने जाएंगे और इनके अंतर्गत ही उनको कार्य किया जाएगा कि विधानमंडल क्या कार्य होगा, विधायिका का क्या कार्य होगा, कार्यपालिका के कार्य निश्चित किए गए हैं और न्यायपालिका के कार्य निश्चित किए गए। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन पूर्ण रूप से ये अपने इन सब में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपका चैप्टर खत्म है, आप सबको समझ में आ गया होगा राज्य सरकार क्या है। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।